हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के दूसरा अध्याय उपभोक्ता व्यवहार और मांग के नियम के कुछ पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग 2-3 पॉइंट को देखे थे, 2-3 टॉपिक को देखे थे और आज उसके आगे बात करेंगे, ठीक ना। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, फिर आपके उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कैसे आता है उसको भी देखे थे, ठीक है। तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। जो लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करना चाहते हैं, कहीं पे यूट्यूब पे अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ ओमेगा ऑनलाइन क्लास से जो है अपना कोर्स कंप्लीट करें। बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से और बिल्कुल अच्छे मार्क्स ओमेगा दिलाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और प्लीज़ आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने अनेक वस्तु में भी उपभोक्ता के संतुलन को देख लेते। आज हम लोग को बात करना है उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। तो ये होता क्या है इनडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण? ध्यान से देखिएगा। उदासीनता वक्र क्या है? रेखा होती है। उदासीनता वक्र एक रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोग को बतलाती है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण एक रेखा होता है, ठीक ना। यह एक रेखा होता है और यह रेखा क्या बताता है? रेखा बताता है कि कोई भी उपभोक्ता यानी कोई भी कंज्यूमर एट द टाइम एक निश्चित समय पर जब दो वस्तु का प्रयोग करता है, दो वस्तु का उपभोग करता है, तो वह एक वस्तु की कितनी मात्रा और दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का प्रयोग करेगा एक समय में कि वह संतुलन की स्थिति में होगा। इसी के विभिन्न संयोग यानी विभिन्न जो है मात्रा को दिखाता है, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण, ठीक ना। इसलिए उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर स्थित विभिन्न संयोग के प्रति उदासीन या तटस्थ हो जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए रेखा है, इस पे जैसे यहाँ पे अगर आप दो वस्तु यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जो उपभोक्ता जानता है कि यहाँ पे अगर 5 सेव खाएँ चाहे 3 नारंगी खाएँ तो हमको 8 के बराबर हमारा जो है उपयोगिता मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम 4 जो है सेब खा लें, 4 नारंगी खा लें, तभी हमको 8 मिल रहा है। इसका मतलब उपभोक्ता यहाँ भी संतुष्ट है, उपभोक्ता यहाँ भी संतुष्ट है, तो उसको उदासीन हो जाता है, उसको इतना चिंता नहीं रहती है, ठीक ना। इसको एक रेखा से हम लोग समझ लेते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, एक रेखा चित्र है। देखिए ये है आपका, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक ना। इसको आप लोग समझते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, IC। इसका मतलब इनडिफरेंस कर्व, यही जो रेखा है यही रेखा है उदासीनता वक्र रेखा, ठीक ना, या इसको इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है M1 दिखाया गया है, यानी यह एक्स वस्तु है। ये जितने भी M1 M2 है M3 है, ये सभी एक्स वस्तु हैं। और यहाँ पे Q1 Q2 ये जितने भी ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझिए, उपभोक्ता जब यहाँ पे M पर है तो यहाँ पे M और इसको जो है Q, यानी M और Q यानी ये पॉइंट पे जो है उपभोक्ता जो है क्या है, उतना वस्तु M वस्तु यूज कर रहा है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे Q वस्तु यूज कर रहा है। वहीं पे जब ये उपभोक्ता और डाउन आता है, बी पॉइंट पे आता है, तो बी पॉइंट पे उसको क्या मिलता है, M1 वस्तु यूज करता है और यहाँ पे Q1 यूज करता है। तो कहने का मतलब है, जब देखिए यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे जब M वस्तु का जब मात्रा कम था, मात्रा अधिक था, तो Q वस्तु का मात्रा देखिए कम था। कितना कम था? इतना ज़्यादा मात्रा था। लेकिन वहीं आपका M वस्तु की मात्रा इतना ज़्यादा था। वहीं आपका जब बी पॉइंट पे आ गया, तो बी पॉइंट पे M वस्तु की मात्रा और जो है Q वस्तु की मात्रा, दोनों की मात्रा लगभग बराबर है, तभी आपको जो है संतुष्ट है। और वहीं जब C पॉइंट पे आया तो वहाँ पर जो है Q वस्तु की जो मात्रा है
वह कम हो गई है, लेकिन वही m वस्तु की मात्रा फिर से क्या हो गई है, सॉरी q वस्तु की मात्रा जो है क्या हो गई, q वस्तु की मात्रा जो है बढ़ गई है, लेकिन m वस्तु की मात्रा जो है कम हो गई। इस तरह से कहने का मतलब कि एक वस्तु का जब उपभोग अधिक करता है तो दूसरे वस्तु की मात्रा को कम कर देता है। इसको एक संयोग से समझते हैं। संयोग देखिए, कहने का मतलब ये x वस्तु है और y वस्तु है, तो जब ओ क्यू यानी ओ से लेकर q तक आते हैं यहाँ तक, तो इसको अगर हम ओ एम जोड़ेंगे यानी ओ एम यानी यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक आते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तभी उपभोक्ता संतुलन है। या बी वस्तु पे देखा जाए, बी तो यहाँ पे ओ एम है, ओ एम वन और आपका हो जाएगा ओ क्यू वन, ठीक ना। तो ये भी संतुलन में, यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे या यहाँ पे, तीनों में किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अगर अपना वस्तु का उपभोग करता है तो संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि अगर एक्स वस्तु की मात्रा को अधिक यूज करेगा तो वाई वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा, ठीक ना। या एक्स वस्तु की मात्रा को कम करेगा तो वाई वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा, ठीक ना। जैसे वही होता है कि अगर आपको 100 रुपये की अगर फल लेना है तो आप अगर 60 रुपये के अगर सेब लेते हैं तो आपको 40 रुपये का जो है केला लेना पड़ेगा। या आप 40 रुपये के केला 40 रुपये के अगर जो है सेब लेते हैं तो 60 रुपये का केला लेना पड़ेगा। वही बात है ना, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है उपभोक्ता मिलेगी वो तो बराबर ही मिलेगी ना। तो वही बात है, ठीक ना। अगला हम लोग बात करते हैं उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में, यानी उदासीनता वक्र जो है उसकी सहायता से कोई उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आता है। तो ध्यान दीजिएगा, उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता को संतुलन में स्थिति में आने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यानी कोई भी उपभोक्ता जो है अगर उदासीनता वक्र के माध्यम से अगर उसको संतुलन में लाना है तो उसके लिए 2 शर्त पूरा करना बिल्कुल जरूरी है। पहला है उदासीनता वक्र या उदासीनता रेखा बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पर्श करेगा। आप जानते हैं ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग उदासीनता रेखा, ठीक ना, इंडिफरेंस कर्व। तो जो इंडिफरेंस कर्व होगा वह प्राइस लाइन को क्या करेगा, टच करना चाहिए, ठीक ना। और दूसरा जो है शर्त है कि स्पर्श बिंदु पर यानी जहाँ पे टच कर रहा है सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होनी चाहिए, अर्थात उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए। इसको हम लोग एक जो है चित्र से समझ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है शर्त क्या है। पहला शर्त है कि उदासीनता रेखा बजट रेखा से क्या करे, स्पर्श करे, ठीक ना, स्पर्श करे यानी कीमत रेखा से स्पर्श करे। और दूसरा स्पर्श जहाँ पे स्पर्श कर रहा है जिस बिंदु पर वहाँ से वह मतलब कि सेंटर की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक मिनट मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको देखिए ये जो 3 जो रेखा है, ये वाला जो आ रहा है, ये जो रेखा यहाँ पे आ रहा है, ये जो रेखा आ रहा है ये क्या है, ये है उदासीनता वक्र। यहाँ पे देख रहे हैं IC1, IC3 और IC2 बिचला है, यानी IC1, IC2 और IC3 ये बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड और इंडिफरेंस कर्व थर्ड, यानी उदासीनता वक्र रेखा है। और ये जो पॉइंट है वह सेंटर है, ई जहाँ पर दिया गया वो सेंटर है, ठीक ना, यानी एक पॉइंट है और ये जो है मेन केंद्र है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नियम क्या था, शर्त था कि उदासीनता वक्र और कीमत एक दूसरे के क्या करना होना चाहिए, एक दूसरे के टच करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ए और बी, ये जो है प्राइस लाइन है। ये भी जो रेखा है ये है प्राइस लाइन, PL है, प्राइस लाइन है, कीमत रेखा है, ठीक ना। ये भी यानी ये जो रेखा आई है यह है कीमत रेखा, ठीक ना, यह कीमत रेखा है। तो आप देख रहे हैं ई पॉइंट पे जो है किसको काटा है, तो यह काटा है C2 को, IC2 को, यानी ई पॉइंट पे कौन रेखा काटी है, तो IC2 को, यानी ये वाली रेखा काटी है। और यहाँ पे देखेंगे
E3 में, तो E3 में कौन कटा है और E2 में कौन कटा है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जो है कौन सी रेखा कटी है, तो इस पे कटी है IC3 रेखा, IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व थर्ड। तो आपको ध्यान देना है कि नियम क्या था कि जहाँ पे कीमत रेखा और जो है उदासीनता रेखा दोनों स्पर्श करें, तो 3 जगह स्पर्श हो रहा है, एक E पर, E3 पर और E2 पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ता कहाँ संतुलन होगा, उपभोक्ता वहीं संतुलन होगा जहाँ से दूसरा नियम था कि जहाँ से स्पर्श करने के बाद जो है मूल बिंदु की ओर अनंतोदर हो रहे हैं, यानी जहाँ से कन्वेक्स जो है सबसे डाउन हो। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे E3 पे, तो क्या यहाँ पे अगर ये प्राइस लाइन और ये जो रेखा दोनों यहाँ पे कट रहा है, तो क्या इसके बाद जो है लाइन डाउन नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे अधिक डाउन थोड़े हुआ है, डाउन तो सबसे अधिक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कटना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे नहीं कटा है। इसका मतलब ये जो रेखा है ये वाला IC3 इंडिफरेंस कर्व थर्ड यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ से कन्वेक्स जो है सबसे डाउन यहाँ पे है। लेकिन जब दूसरी रेखा देख रहे हैं इस रेखा पे, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है रेखा ई पे, तो ई सेंटर पे जो है सेकेंड कर्व बिल्कुल जो है बिल्कुल लास्ट पोजीशन में कटा है, यानी इससे ज़्यादा डाउन जा ही नहीं सकता है इसके सेंटर की तरफ, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम, एक तो प्राइस लाइन, ये जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को काट रहा है, टच करे। दूसरी तरफ दूसरा नियम जो है कि वहाँ से मूल बिंदु की तरफ अनंतोदर, अनंतोदर का मतलब है कि सेंटर की तरफ, जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसकी तरफ बिल्कुल झुका होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ से देखिए झुका हुआ है, क्योंकि इसके बाद इससे ज़्यादा कहीं नहीं झुका है, ठीक ना। इस तरह से ये पॉइंट पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऊपर लिखा है कि उपरोक्त रेखा चित्र में ये भी बजट रेखा है, IC1, IC2 और IC3 तीनों उदासीनता रेखा वक्र रेखा है, और IC1 पर स्थिति को उपभोक्ता खरीदने में समर्थ है, और IC2 पर IC3 बजट रेखा को स्पर्श करती है। देखिए, और ये जो एक रेखा है ना, ये वाला रेखा कौन सा, IC3 जो सबसे बाहर है, यहाँ पे उपभोक्ता जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे उपभोक्ता पहुँच ही नहीं पाएगा, उस वस्तु को खरीद ही नहीं पाएगा। चलिए अगला जो लाइन है, अगला जो आपका है उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषता बताना है। उदासीनता वक्र जो है उसकी विशेषता बताना है। उसकी विशेषता क्या है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी हम लोग IC पढ़े, IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व की विशेषता बताना है या लक्षण बताना है, यानी यही जो है इंडिफरेंस कर्व है, तो इसकी विशेषता क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ओके, आप समझिए, ये है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, सबसे पहले है कि उदासीनता वक्र, यानी यह जो रेखा है उदासीनता वक्र, तो उदासीनता वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। देखिए ये जो है बाएं है और ये दाएं की तरफ आ रहा है ना, और ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, झुका हुआ है, क्या करें, नीचे की ओर झुकी होती है, बिल्कुल नीचे की ओर झुकी हुआ है ना, ठीक ना। इसका कारण है एक्स और वाई वस्तु में एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। अब जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जब ये रेखा खींचते हैं ना, तो मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब इस एक्स पे जब वस्तु की मात्रा कम करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी वाई पे जब कम करेंगे तो एक्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और वहीं जब वाई की बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब एक वस्तु की हम लोग मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या होती है, दूसरी वस्तु की मात्रा घटती है, ठीक ना। तो उदासीनता वक्र कहता है कि उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो है नीचे की तरफ झुकी होती है, और बाएं से देखिए बाएं है और ये दाहिने आ रहा है। दूसरा नियम है कि उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर होता है, यानी उदासीनता वक्र जो है ये मूल बिंदु यानी सेंटर की तरफ झुका हुआ होता है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, उदासीनता वक्र ऊंची वक्र नीची वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। चौथा है कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटती। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये आपके देख रहे हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये दोनों उदासीनता वक्र है, ये IC1 है, ये IC2 है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट है, B है, C है, फिर D, E और F है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि देखिए ये दोनों उदासीनता वक्र है, तो क्या दोनों एक दूसरे को काटे हैं? नहीं काटे ना, यानी उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। दूसरा नियम, उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ है और बाएं से दाहिने जा रहा है, ठीक ना। तीसरा नियम है कि उदासीनता वक्र की ऊपरी रेखा अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, यानी यहाँ पे आपको इस रेखा पे आपको अधिक संतुष्टि मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे खरीदोगे तभी ना, वहाँ पे आप पैसा खर्च करोगे तभी ना, ठीक ना। तो ये नियम है, ठीक ना। चलिए इसको भी आप लोग समझ में आया। इसके जो है बाद मांग का नियम आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आप लोग के। मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी, यानी मांग की लोच। अब देखिए मांग है उसको प्रभावी मांग भी कहा जाता है, ठीक ना। जो डिमांड होता है उसको आप मांग कहिए चाहे प्रभावी मांग कहिए, बात एक ही चीज़ है। अब मांग क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को आप मांगते हैं ना, बहुत सारे लोग दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं भैया हमको ये सामान दे दो, तो सामान देते हो तो इसका मतलब क्या है, आपका डिमांड हो रहा है, उस दुकानदार से आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको ये वस्तु चाहिए। तो इसका मतलब है कि मांग का अर्थ किसी वस्तु की मात्रा से है। आप जाते हैं फल की दुकान पे कहते हैं कि हमको भैया 1 किलो सेब दे दो, तो आपका मांग हुआ। तो वही कह रहा है कि मांग का अर्थ किसी वस्तु की मात्रा से है जो उसके क्रेता द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत एक कीमत पर मांगी जाती है। यानी मांग का नियम क्या है, मांग का नियम है कि वस्तु की मात्रा मांगा गया है कि हमको 1 किलो सेब चाहिए, और कौन मांगा है, तो खरीदने वाला यानी क्रेता मांगा है, और कितना, तो एक निश्चित समय पे मांगा है, और कहा है कि मुझको एक निश्चित कीमत पर दे दो। यानी कोई ग्राहक जो है फल खरीदने गया और कहा कि भैया मुझको 1 किलो सेब 100 रुपये के रेट से दे दो, यह हो गया मांग। यानी मांग में क्या होना चाहिए, मांग में जो है एक निश्चित मात्रा होना चाहिए, वस्तु की मात्रा, क्रेता होना चाहिए, निश्चित कीमत और निश्चित समय, यानी ये 4 चीज़ बिल्कुल होना जरूरी है, तभी मांग कहलाएगा। मांग का मतलब एक निश्चित वस्तु की एक निश्चित मात्रा उसके क्रेताओं के द्वारा एक निश्चित समय पर मांगी गई एक निश्चित कीमत को बताता है, ठीक है। इस प्रकार मांग के 4 कारक है या मांग के 4 तत्व है। क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए मांग में क्या होना चाहिए, तो मांग में यानी डिमांड में वस्तु की मात्रा को बतलाया जाता है कि हमको इतना चीज़ चाहिए, 5 किलो 10 किलो यानी 20 ठो 25 ठो, ठीक ना। फिर कौन मांगता है, तो क्रेता। 2 चीज़ हो गया, वस्तु की मात्रा को मांगा जाएगा और क्रेता मांगता है, खरीदने वाला मांगता है, और एक निश्चित कीमत होता है उसका कि इस कीमत पे मुझको चाहिए, और एक निश्चित समय अवधि होती है। ये नहीं कि 12 बजे रतिया को चले गए दुकान पे कहोगे भैया मुझको ये चीज़ चाहिए तो मिलेगा, नहीं, एक निश्चित समय अवधि पे कि भैया मुझको कल या परसों हमको 10 किलो सेब 100 रुपये के रेट से चाहिए। तो ये हो गया मांग। समझ में आ रहा है ना। यानी फिर से याद रखिएगा कि मांग का मतलब किसी वस्तु की मात्रा से है जो उसके क्रेताओं द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत एक कीमत पर मांगी जाती है। बिल्कुल इसको आप लोग रट के पी जाइएगा। अब फिर है मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो मांग को, डिमांड को प्रभावित कर देते हैं। यानी ऐसा कौन सा कारण है कि आप जो है फल खरीदने जाएं और उस फल खरीदने के जो है आपको प्रभावित कर दे। कारण क्या है, वस्तु की कीमत। जैसे आप सोच के गए थे कि हमको 1 किलो सेब लेना है, बाज़ार में गए सेब बहुत सस्ता था, आप सोच के गए थे कि 80-100 रुपये किलो होगा, बाज़ार में गए 50 रुपये किलो, तो कहोगे भैया हमको 2 किलो सेब दे दो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, वस्तु की कीमत। अगर ज़्यादा महंगा होगा तो सामान कम खरीदेंगे, सस्ता होगा तो सामान ज़्यादा खरीद लेंगे, हो गया, प्रभावित कर दिया। दूसरा है उपभोक्ता की आय, यानी जो व्यक्ति उपभोग कर रहा है उसकी आय कितनी है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ खाओगे, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा सेब खरीद के लेकर आओगे घर पे, ठीक है ना। ज़्यादा पैसा है तो एकदम बढ़िया मोबाइल खरीद के लेकर आओगे, है ना। यानी उपभोक्ता की आय कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करता है। तीसरा है उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन। जैसे मान लीजिए आपका रुचि जो है अच्छी चीज़ों में है, जैसे आप जो है अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छे फैशन करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मांग करना पड़ेगा, ठीक ना। यानी उसके हिसाब से आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। ये भी प्रभावित करती है कि आप घटिया चीज़ नहीं खरीदोगे। चौथा चीज़ है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें।
संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जैसे मान लीजिए आप कार खरीदने गए, ठीक ना, तो कार खरीदोगे तो सबसे पहले आपको पेट्रोल को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर है, आप कार खरीद के खूब मौज मस्ती में चले और पता चला कि भैया पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया है, ठीक ना, या 100 रुपये लीटर हो गया है। तो ऐसे में आप उसके संबंधित वस्तु की जो कीमतें हैं उसको भी ध्यान रखोगे कि क्या जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ और उसके जो ज़रूरी चीज़ है वो सस्ता है कि नहीं है, यह भी इफ़ेक्ट करता है। पांचवा चीज़ है जनसंख्या के आकार, यानी अगर देश में अधिक जनसंख्या होगा तो किसी भी वस्तु की मांग अधिक होगी। जैसे भारत में जनसंख्या अधिक मात्रा में है तो रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, इन सभी चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। फिर है आय का वितरण। जैसे आय का वितरण समान है तो लोग समान वस्तु का यूज करेंगे। समान का मतलब सब कुछ है लगभग, अगर 10,000 अगर कमा रहे सभी लोग तो सभी लोग इसी के अकॉर्डिंग अपना अपना वस्तु खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए आय का वितरण अलग अलग है तो मांग भी अलग अलग होगा। जैसे कोई है कि 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है तो वो छोटा मोटा चीज़ नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा गाड़ी घोड़ा, बढ़िया घर खरीदेगा। लेकिन अगर आपके महीने का 5 लाख कमाते तो आप नून रोटी में रह जाओगे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है प्रभावित करता है मांग को। अगला जो है टॉपिक प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। अब इसको समझिए, प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है या स्थानापन्न वस्तु क्या होता है। यानी इसका मतलब है कि जब एक वस्तु के साथ किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जाता है, वह प्रतिस्थापन वस्तु कहलाता है या स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे चाय या कॉफ़ी, यानी आप जाते हैं होटल पे, कोई ढाबा पे चले जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं भैया चाय पिलाओ, तो कहता है कि नहीं मेरे पास अभी चाय नहीं, एक कॉफ़ी मैं बनाया हूँ, क्या कॉफ़ी पियोगे? तो कहते हो ठीक है कॉफ़ी दे दीजिए, कॉफ़ी हम पी लेंगे। इसका मतलब चाय के बदले आपने क्या पी लिया, कॉफ़ी पी लिया ना। तो क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन वस्तु हो गया, यानी प्रतिस्थापन। स्थापन का मतलब बदलना और प्रति मतलब स्थान पे, यानी आपने कहा कि आपने चाय के बदले में कॉफ़ी पी ली। ऐसे आप गए साबुन के लिए तो आपको लेना था लक्स, तो लेकिन लक्स दुकान पे नहीं था, आपने ले लिया हमाम साबुन। यानी वही प्रोडक्ट लिए, मतलब कि साबुन ही मिला लेकिन कंपनी तो चेंज हो गया, ब्रांड चेंज हो गया। तो क्या हो गया, ये भी प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। जैसे जो है हो गया पेप्सी और कोका कोला, आप जानते हैं, कहते हैं भैया हमको स्प्राइट दे दीजिए, क्या दीजिए, स्प्राइट दे दीजिए। दुकान वाला कहते हैं स्प्राइट तो नहीं है, अभी आपको मिल जाएगा थम्स अप, मिल जाएगा थम्स अप, तो आप थम्स अप ले लेते हो। इसका मतलब क्या है कि स्प्राइट के जगह पे आपने थम्स अप ले लिया। इसका मतलब क्या है, थम्स अप क्या हो गया, थम्स अप हो गया आपका प्रतिस्थापन वस्तु। तो आपको एक चीज़ समझ में आया, प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग कर लेना, प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे आप मोटरसाइकिल से कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आपको मोटरसाइकिल नहीं मिला, ठीक ना, तो आपने ऑटो कर लिया, ऑटो से चले गए। इसका मतलब मोटरसाइकिल का प्रतिस्थापन ऑटो हो जाएगा, क्योंकि आपको जाना था तो गए, तो मोटरसाइकिल से न जाकर ऑटो से चले गए, ठीक है ना। वैसे आपका जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिस्थापन वस्तु होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में। जैसे चीनी हो गया, गुड़ हो गया, तो आप चाहे 1 किलो चीनी खरीद के लेकर आइए या उसके स्थान पर 1 किलो गुड़ खरीद के लेकर आइए, वो भी प्रतिस्थापन हो गया। इसका मतलब जिस चीज़ में चीनी का प्रयोग किया जाएगा उस चीज़ में गुड़ का भी प्रयोग हो जाएगा, काम उससे भी चल जाएगा, लेकिन स्थान तो बदल गया ना, प्रोडक्ट तो बदल गया ना, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है पॉइंट है पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तु को बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक ना। पूरक वस्तु ये क्या होता है, दरअसल पूरक वस्तु जो है दो वस्तु की मांग हमेशा एक साथ होती है, उसे पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे आप जो है जब दो वस्तु की मांग हमेशा एक साथ होगी उसे पूरक वस्तु कहेंगे। जैसे आप जानते हैं कार और पेट्रोल, आप जो है कार खरीद लेंगे तो क्या पेट्रोल के बिना आप चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। इसका मतलब आप कार खरीदे हैं तो आप पेट्रोल भी खरीदिए, ठीक ना। तो यह दोनों जो वस्तु है ना, कार और पेट्रोल, दोनों क्या है, दोनों पूरक वस्तु है, यानी एक के बिना दूसरा का कोई महत्व नहीं है। जैसे केवल आप कार खरीद लिए और पेट्रोल नहीं खरीद रहे हैं तो क्या कार चलेगी, नहीं चलेगी। या आप पेट्रोल खरीद लिए हैं, आपके पास कार नहीं है या कोई भी वाहन नहीं है, तो आप कहाँ डालोगे पेट्रोल, उसका कोई यूज है नहीं है, ठीक है ना।
तो उसी को बोलते हैं पूरक वस्तु। पूरक वस्तु का मतलब जब दो वस्तु की मांग हमेशा एक साथ हो, कम से कम दो वस्तु की मांग, 3 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। पूरक की मतलब कि एक वस्तु का मांग नहीं, कम से कम दो वस्तु की मांग हो। जैसे कलम और स्याही, कलम आपके पास रहे खपड़ैया, लेकिन उसमें अगर स्याही नहीं रहे तो क्या कलम का कोई महत्व है आपके लिए? कुछ नहीं महत्व है, ठीक ना। या स्याही आपके रहे लेकिन कलम ना रहे तो आप कैसे काम चलोगे? तब भी नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि पूरक वस्तु का मतलब है कि एक के साथ दूसरे का होना भी जरूरी है, ठीक ना। नहीं एक अगर एक खरीदोगे तो दूसरा खरीदना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं पूरक वस्तु, ठीक ना। जैसे मैं आम भाषा में बता दूं कि आप जो है मोबाइल ले लिए, क्या कर लिए? मोबाइल ले लिए, मोबाइल खरीद लिए, तो क्या मोबाइल खरीदने के बाद जो है बिना सिम के आप जो है यूज कर पाओगे? कोई मतलब है? या बिना चार्जर का मोबाइल आपका चलेगा? नहीं। तो मोबाइल खरीदने के बाद आपको सिम और चार्जर लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तु। क्लियर है ना? तो क्लियर है तो बिल्कुल लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हाँ सर समझ में बिल्कुल एक एक पॉइंट आ रहा है, ताकि मैं भी, अगर आप लोग कमेंट आएगा तो मैं भी समझूंगा कि हाँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे और इफर्ट करना चाहिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। आप ही लोग सब कुछ हो, आप लोग जैसा कहोगे वैसा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और बाकी फ्रेंड को भी बताइएगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को।